अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी होती है। यूट्राइन कैविटी कौन सी है? ये यूट्राइन कैविटी है। अब आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी जो है वो फ़लैपियन ट्यूब में हो सकती है। फ़लैपियन ट्यूब इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है और उसमें भी जो होती है एम्प्यूला जो होता है ये मोस्ट कॉमन साइट होती है फ़लैपियन ट्यूब, क्योंकि थोड़ा सा वाइड होता है। उसके बाद इज़्दमस में हो सकती है, इंट्राम्यूरल पार्ट जिसको इंटरस्टिशियल कह सकते हैं, ओवरी के अंदर हो सकती है, यूट्रस के अंदर हो सकती है, सर्विक्स के अंदर हो सकती है और एब्डोमिनल हो सकती है। यूट्रस का ये मतलब है कि यूट्राइन कैविटी के अंदर नहीं है, यूट्रस की जो लेयर है मायोमेट्रियम उसके अंदर है। अब ये होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये होता है कि इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये होता है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, और यहाँ से ओव्यूलेशन होती है, एग की ओव्यूलेशन होती है और एग यहाँ आता है। अब स्पर्म यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन होगी। एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होती है जो ओवम और स्पर्म होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी एम्प्यूला में और हाँ, यहाँ से जो है ज़ाइगोट वो ट्रैवल करेगा और नीचे आएगा और नीचे आके कैविटी में इम्प्लांट हो जाएगा। मतलब यूट्राइन वॉल जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। फिर वो फर्दर स्टेजेस में डेवलप करेगा, एम्ब्रियो बनेगा और फिर वो फीटस बन जाएगा। लेकिन यूट्राइन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें फर्टिलाइजेशन जब होती है तो उसी टाइम इम्प्लांट हो जाता है। या तो वो एम्प्यूला के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा या तो वो फ़लैपियन ट्यूब में कहीं भी, मतलब इस्दमस में या इंटरस्टिशियल जो साइट होती है इंट्राम्यूरल साइट पे हो जाएगा। या ये हो सकता है कि जो स्पर्म है वो ओवरी के अंदर चला गया और वहाँ पे जाके वो इम्प्लांट हो गया। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। जिस जिस जगह जिस जिस जगह इम्प्लांटेशन होगी उस जगह जो है प्रेगनेंसी को नाम दिया जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम उसी जगह के अकॉर्डिंग होगा। जैसे एम्प्यूला में हुई है तो ये बहुत कॉमन है, क्योंकि मैंने कहा है कि ये वाइड पोर्शन होता है थोड़ा फ़लैपियन ट्यूब का, तो यहाँ पे बहुत कॉमन होती है, तो इसको एम्पुलरी प्रेगनेंसी कहेंगे। इज़्दमस में होगी तो इज़्दमस प्रेगनेंसी कहेंगे। इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी तब कहेंगे जब इंट्राम्यूरल पोर्शन में होगा। एब्डोमिनल जब एब्डोमिनल कैविटी में होगा। अब सर्विक्स में जब होगी तो सर्विकल प्रेगनेंसी होगी, और ओवरी में होगी तो ओवेरियन, और फिम्ब्रिया में होगी तो फिम्ब्रियल प्रेगनेंसी इसको कहेंगे। अब इसमें पेशेंट हमारे साथ प्रेजेंट कैसे करेगा? ओपीडी में पेशेंट आएगा, वो ये कहेगा कि उसको जो है वो पेन है, एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को। अब वो जो एब्डोमिनल पेन होगा वो उसको जो है राइट आइलिएक फोसा में होगा, और इसमें ये हो सकता है कि पेन की प्रेजेंटेशन जो होती है साइट के अकॉर्डिंग होगी। अगर जो है वो ट्यूब्स में प्रेगनेंसी है तो वो आइलिएक फोसा में हो सकता है। अगर वो यूट्रस की मायोमेट्रियम में है तो वो नॉर्मली जहाँ पे प्रेगनेंसी होती है वहाँ पे पेन होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। तो पेन की प्रेजेंटेशन जो होती है अकॉर्डिंग टू साइट होगी। उसके बाद जो है वेजिनल ब्लीड के साथ पेशेंट आएगा, पेशेंट को ब्लीडिंग होगी, और जो है जो डिस्ट्रेसिंग कंडीशन जो पेशेंट के साथ होगी वो नोज़िया, वॉमिटिंग और जो अर्ली मैनिफेस्टेशन होती है प्रेगनेंसी की वो होगी, और एमिनोरिया होगा कुछ टाइम से, और फिर अचानक से जो है उसको ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो पेशेंट इन सिम्टम के साथ आएगा। कुछ लोग जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, जस्ट जो है रूटीन अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं, एमिनोरिया की हिस्ट्री से आते हैं, रूटीन अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो पता चलता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं या कॉजेज़ क्या हो सकती हैं प्रेगनेंसी की? उसको प्रीवियस कोई प्रेगनेंसी रही है, जो बंदा प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट होता है उसमें नॉर्मल पॉपुलेशन या जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा रिस्क होता है। उसकी कोई सर्जरी हुई है, फ़लैपियन ट्यूब सर्जरी,
या फिर उसने आईयूडी प्लेस करवाई थी। वो फैमिली प्लानिंग कर रही थी और उसने आईयूडी प्लेस करवा दी थी। तो आईयूडी की वजह से जो है वो कहीं और इम्प्लांटेशन हो गई है। या फिर पेशेंट को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ थी, या डाई एथाइल स्टिलबेस्टोल एक्सपोजर हुआ था इन यूट्रो। अब इसमें भी हिस्ट्री होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, क्योंकि जिनकी मदर्स ये ड्रग लेती हैं उनकी जो गर्ल इन्फेंट्स होते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि उनको जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी या कोई भी यूट्राइन रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। अब ये हो सकता है कि वो सब फर्टिलिटी की पेशेंट थी या इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी और उसने आईवीएफ करवाया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाई थी। तो उसमें ये हुआ कि जो है 2 ब्लास्टोसिस्ट उन्होंने प्लेस कर दिए। एक जो है वो इनसाइड हो गया, एक जो है वो आउटसाइड हो गया। जब एट अ टाइम 2 प्रेगनेंसीज़ हो जाएँ, एक इनसाइड और एक आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, इसको हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। मींस कि ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की एक फॉर्म होती है। स्मोकिंग की हिस्ट्री है, यूट्राइन एबनॉर्मलिटी है, तो यूट्रस जो है वो यूट्राइन सेप्टम है, या फिर कोई और एबनॉर्मलिटी है जैसे एंडोमेट्रियोसिस है पेशेंट को, या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, गनोरिया क्लैमीडियल इन्फेक्शन है, या फिब्रॉइड है पेशेंट को। और उसके बाद क्या हो सकता है, कोई सर्जरी हुई है एब्डोमिनल या पेल्विक, कोई प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है पेशेंट का, तो जो स्कार है सी सेक्शन का वहाँ पे प्रेगनेंसी हो गई है। तो इस तरह जो है कोई पेल्विक या एब्डोमिनल सर्जरी की हिस्ट्री हो सकती है। अब ये होता है कि जो ब्लीडिंग की कॉजेज़ होती हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, इसमें क्या हो सकता है कि पेशेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ सकता है। पेशेंट मोस्टली जो है 6 to 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि उनको एब्डोमिनल पेन है और साथ में जो है उनको वेजिनल ब्लीडिंग का इशू है, और कुछ टाइम से उनको एमनोरिया भी है। तो अब क्या हो सकती हैं कॉजेज़? एक थ्रेटन एबॉर्शन होता है। थ्रेटन एबॉर्शन क्या होता है थ्रेटन एबॉर्शन? इसमें क्या होता है कि इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होती है, फीटल हार्ट साउंड्स भी होते हैं, सर्विक्स क्लोज होता है, लेकिन पेशेंट जो है परसिस्टेंट ब्लीड और एब्डोमिनल पेन के साथ होता है। तो इसका जो है ये एक कॉज़ हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि हमारा टॉपिक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सेम प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसमें जब अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है तो इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी जो है वो शो नहीं होती। मींस कि यूट्रस जो होता है वो एम्प्टी होता है, तो इसलिए फिर एचसीजी वगैरह करवाया जाता है, ट्रांस विजिनल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, जिसकी वजह से हमें साइट वगैरह का पता चल जाता है। सर्विकल पॉलिप्स होते हैं, उसमें ब्लीडिंग की होती है कॉम्प्लिकेशन। हाइडेटिफॉर्म मोल होता है, इसमें भी ब्लीडिंग और पेन के साथ पेशेंट आता है, लेकिन इसमें जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो अल्ट्रासाउंड में ये होता है कि क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स शो होते हैं और एचसीजी जो होता है वो रेज़ होता है, पर्सिस्टेंट रेज़ होता है। सर्विसाइटिस हो सकता है, लेकिन सर्विसाइटिस में एक प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट जो है उसको साथ में डिस्पेरोनिया भी होता है। अब इसमें भी डिस्पेरोनिया होगा, लेकिन सर्विसाइटिस में यूट्रस जो होता है वो एम्प्टी होता है और अदर जो साइंस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के वो भी नहीं होते, और जो है कोई साइट भी नहीं मिलती इन्वेस्टिगेशन में, और बीटा ईसीजी भी रेज़ नहीं होता जो सर्विसाइटिस होता है। उसके बाद डीडीज़ जो हैं, डीडीज़ में वहीं आ जाता है कि राइट एलिक फोसा पेन है तो अपेंडिसाइटिस होगा। ब्लीडिंग हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि यूट्राइन कॉज हो सकता है, यूट्राइन ब्लीडिंग है वो। डिस्मेनोरिया हो सकता है, क्योंकि पेन है और साथ में ब्लीडिंग हो रही है। हो सकता है वो मेंस्ट्रुएट कर रही हो और साथ में जो है उसको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होती है मोस्टली, तो इसको डिस्मेनोरिया भी हो सकता है जो उसने मिस इंटरप्रेट कर लिया है। एंड्रोमेट्राइटिस हो सकता है पेशेंट को, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है उसको, लेकिन वो जो है वो थ्रेटन एबॉर्शन के साथ है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। नेफ्रोलिथियासिस हो सकती है, कोई स्टोन हो सकता है जो किडनी में होता है, ओवेरियन टोर्जन हो सकती है, रेक्टल ब्लीड या प्रेशर हो सकता है, और कोई सिस्ट जो होती है वो रप्चर हो सकती है, सल्पेंजाइटिस हो सकता है जो अबॉर्शन हो सकता है ठीक हो गया, ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस हो सकती है, या यूरिन रिकैल्कुलाई जिसकी सेम प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद जो
इसमें इन्वेस्टिगेशन की स्लाइड नहीं है, चलो इन्वेस्टिगेशन डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास जो सबसे पहले पेशेंट प्रेजेंट करता है तो हम क्या करते हैं कि उसमें ABC करते हैं, ABC करते हैं और उसके बाद एब्डोमिनोपेल्विक एग्ज़ामिनेशन करते हैं। अब एब्डोमिनोपेल्विक एग्ज़ामिनेशन में हमें जो है मोस्टली एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो रूल आउट कोई इतनी ख़ास नहीं होती है। और उसके बाद जो है ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासोनोग्राफी या जो एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी है वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइट्स मिल जाती हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी करवा ली, अगर जो है हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट है तो उसमें हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना है, फ्लूइड्स देने हैं हमने, और साथ में जो है क्रॉस मैचिंग कर लेनी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने सबसे पहले पेशेंट का जो है वो CBC करवाना है, LFTs करवा लेने, क्योंकि मैनेजमेंट में हम मीथोट्रेक्सेट देंगे आगे जाके, तो LFTs जो है हमें पहले ही लिवर का स्टेटस पता चल जाएगा, तो फिर ये हो सकता है कि हम मीथोट्रेक्सेट के अलावा कोई और मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं या साथ में कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स दे सकते हैं पेशेंट को, ताकि उसका लिवर फेलियर ना हो जाए, क्योंकि मीथोट्रेक्सेट जो होती है वो लिवर फेलियर कॉज कर सकती है, लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पेशेंट को। ये करवा लिया। और उसके बाद जो है ट्रीटमेंट में एक एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट होता है, एक मेडिकल होता है, एक सर्जिकल होता है। एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो वेट करता है, वेटफुल वॉचिंग होती है। उसमें ये होता है कि पेशेंट जो है कुछ टाइम के लिए वेट करता है, क्योंकि मोस्टली प्रेगनेंसीज़ जो होती हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़, उसके लिए ये होता है कि जो यूट्राइन कैविटी होती है उसकी स्पेस थोड़ी वाइड होती है, इस तरह की जो है वो स्पेस होती है। उसमें जब फीटस ग्रो करता है, इतना सा फीटस है, ग्रो करेगा तो उसके पास काफ़ी स्पेस है, वो काफ़ी ग्रो कर सकता है। ये सारा एरिया उसने कवर कर लिया। अगर ट्यूब में होगी या फिर सर्विक्स में होगी या फिर एब्डोमिनल होगी तो उसके पास स्पेस कम पड़ जाएगी, स्पेस कम पड़ेगी, और उसकी न्यूट्रिशन जो प्लेसेंटा जहाँ पे अटैच होगा वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेगा और उस एरिया का जो है वो इस्कीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से ये होगा कि उसको फिर इन रिटर्न जो है वो फूड और ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी और वो ख़ुद ब खुद ही डाई कर जाएगा। तो पेशेंट जो है वो वेट करता है कि हो सकता है कि वो ख़ुद ही जो है खुद ही डाई हो जाए और एक्सपेल आउट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में यही करते हैं। और इसमें क्या होता है कि मॉनिटरिंग करते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू। और मेडिकल ट्रीटमेंट जो होती है इसमें मीथोट्रेक्सेट दे देते हैं। मीथोट्रेक्सेट जो है फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है DNA सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। अब ये DNA सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा तो ये क्या करता है कि रैपिडली ग्रोइंग सेल्स पे बहुत इम्पैक्ट शो करेगा। जो मॉडरेटली या फिर स्लोली ग्रोइंग सेल्स हैं उन पे तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स रैपिडली ग्रोइंग होते हैं, तो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो हैं वो डाई ऑफ कर जाते हैं। लेकिन मीथोट्रेक्सेट की बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे एक लिवर फेलियर हो गया, एलोपेशिया, GI अपसेट है, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। अब फिर जब मीथोट्रेक्सेट देते हैं साथ में फॉलिक एसिड भी दे देते हैं, क्योंकि ये एंटागोनिस्ट है तो पेशेंट में फॉलिक एसिड जो है उसकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। अगर पेशेंट जो है वो मेडिकल या फिर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या वो ट्रीटमेंट जो है वो फ़ेल हो रहे हैं तो सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे हम। या तो लेप्रोस्कोपी करेंगे या लेप्रोटमी करेंगे। लेप्रोस्कोपी वैसे ज़्यादा प्रेफर होती है। इसमें यह होता है कि जस्ट जो है वो होल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। लेप्रोटोमी जो है उसमें पूरा का पूरा जो है वो ओपन प्रोसीजर्स करते हैं, तो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि लेप्रोस्कोपी की जाए। लेप्रोस्कोपी में साल्पिंजोस्टमी की जाती है या फिर साल्पिंजेक्टमी। साल्पिंजोस्टमी में क्या होता है कि पूरी जो है फ्लैपियन साल्पिंजोस्टमी में फ्लैपियन ट्यूब का एक छोटा सा पोर्शन जो है वो रिमूव किया जाता है। लेट मी शो यू पोर्शन कैसे रिमूव करेंगे। अब ये जो है ये फ्लैपियन ट्यूब है, सपोज़ ये फ्लैपियन ट्यूब है और ये आगे ओवरी है।
फ्लैपियन ट्यूब में इस जगह पे जो है वो प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि स्मॉल इंसिजन देंगे और इस प्रेगनेंसी को जो है वो रिमूव करेंगे। अब ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन जो है एक दूसरे के साथ एनास्टोमोज कर देंगे, एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। जस्ट ये वाला पोर्शन रिमूव किया गया है, तो इसको सैल्पेंजोस्टमी कहेंगे। अगर जो है सैल्पेंजेक्टमी की है तो उसमें ये पूरा आर्म रिमूव हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आर्म जो है हम रिमूव कर देंगे, मींस कि ये पूरी फ्लैपियन ट्यूब जो है वो रिमूव हो जाएगी, तो इसको हम सैल्पेंजेक्टमी कहेंगे। अब एक होती है टोटल सैल्पेंजेक्टमी, एक होती है पार्शियल सैल्पेंजेक्टमी। डिपेंड करता है कि फ़ीटस जो है वो कहाँ ग्रो कर रहा है, एम्ब्रियो कहाँ ग्रो कर रहा है। ये फ्लैपियन ट्यूब है, ये जो है फिब्रिया है, ये ओवरी है। अगर यहाँ पे जो है प्रेगनेंसी हुई है, एम्प्यूला में प्रेगनेंसी हुई है, तो ये वाला पोर्शन हमने सारा रिमूव कर दिया, जिस पे मैंने क्रॉस लगा दिए, सारा रिमूव कर दिया, तो ये पार्शियल सैल्पेंजेक्टमी है। अगर हमने यहाँ तक कर दिया रिमूव, मतलब जहाँ पे जो ट्यूबल पोर्शन होता है, ट्यूबल पोर्शन के इंट्राम्यूरल पोर्शन होता है, इंट्राम्यूरल पोर्शन जी, ये इंट्राम्यूरल पोर्शन है, तो यहाँ से जो है वो ज़्यादा समझ आ सकती है। सैल्पेंजोस्टमी जो होती है उसमें एक पोर्शन, ये वाला पोर्शन रिमूव कर देंगे, लेकिन सैल्पेंजेक्टमी में पूरा यहाँ से कट कर देंगे। सैल्पेंजेक्टमी की टाइप्स होती हैं, एक पार्शियल होती है, एक टोटल। ये जो मैंने यहाँ पे ये पूरा जो है ये पोर्शन रिमूव कर देना, दिस इज़ कॉल्ड कि ये जो है टोटल सैल्पेंजेक्टमी है। और अगर जो है मैं क्या करूँ कि ओ शिट, ये तो पूरा ही रिमूव हो गया है। ये कलर चेंज कर लेते हैं, बेटर। अगर जो है हम क्या करें कि अगर प्रेगनेंसी ये इज़्दमस में हुई है, इज़्दमस के गलत हो गया, अगर प्रेगनेंसी जो है वो इज़्दमस पे हुई है तो हम ये करेंगे कि जो है यहाँ से इतना सा रिमूव कर दें कि ये पार्शियल है, या एम्प्यूला पे हुई है तो हम यहाँ से रिमूव कर दें, तो ये भी जो है ये भी पार्शियल में आ जाती है। उसके बाद जो है उसके बाद ओवेरियन एक्सीजन आ सकती है। ओवेरियन एक्सीजन तब करेंगे जब प्रेगनेंसी जो है वो ओवरी के अंदर है, तो ओवेरियन प्रेगनेंसी है तो एक्सीजन कर देंगे, ओवरेक्टमी कर देंगे। और क्या कर सकते हैं कि लेप्रोटमी विद डिलीवरी ऑफ फ़ीटस, लेप्रोटमी करेंगे और फ़ीटस को डिलीवर कर देंगे। अगर ज़्यादा बड़ा फ़ीटस है तो उसको डिलीवर कर देंगे। लेप्रोटमी विद डिलीवरी ऑफ टर्म स्टिल बर्थ, तो क्या होता है कि बस लेप्रोटमी कर दिया। मीथोट्रेक्सेट ट्रीटमेंट वो हमने डिस्कस कर लिया, तो ये सारी ट्रीटमेंट्स हम फॉलो करते हैं मोस्टली। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।